तरीके की सर प्राथमिकताएं रहेंगी परिवहन को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक विभागों का सवाल है, मेरे पास समाज कल्याण, परिवहन, लघु और कुटीर उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण सहित बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। और जहाँ तक प्रश्न परिवहन सेक्टर का है, परिवहन विभाग घाटे में नहीं है, बल्कि जो परिवहन विभाग के अंदर रोडवेज है वो घाटे में है। उसका मुख्य कारण यह है कि 2 साल से कोरोना के कारण हमारे रूटों पर बसें नहीं चल पाई, बहुत सी कमियां रही, जिस कारण कुछ घाटा अपने रोडवेज में है। और भी बहुत सी कमियां वहाँ हैं, जैसे कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, मृत आश्रित के मामले हैं, रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों के मामले हैं, बहुत से मामले हैं। मगर मैंने एक 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है। मैंने पूरी कोशिश में कर रहा हूँ कि रोडवेज का घाटा पाटा जाए, रोडवेज की आमदनी बढ़ाने का हम काम करेंगे। उसके लिए हमने ये तय किया है कि हम सीएनजी की बसें बढ़ाएंगे, हम इलेक्ट्रिकल की बसें बढ़ाएंगे, हम अपने कर्मचारियों में ऊर्जा भरेंगे, अपने कर्मचारी यूनियनों और अधिकारियों के समन्वय से हम रोडवेज को उभारने का काम करेंगे। सर, जो कि रोडवेज लगभग 150 करोड़ के घाटे में इस वक्त है, और जो कि आपके द्वारा कहा भी गया था, लगातार प्राथमिकता में आपका रहेगा कि रोडवेज को घाटे से उबारना है, जो कि आपने कहा था कि जगह जगह छापा मार के भी आप स्थिति को कहीं ना कहीं सुधारने का भी काम करेंगे। सर, क्या कुछ रोड मैप उसके लिए है? सर देखिए, जहाँ तक समय समय पर निरीक्षण करना, छापा मारना, ये तो रूटीन है, मगर मूल है कि हम नुकसान कैसे हो रहा है। हमने ड्राइवरों को सुविधा देनी है, हमने यात्रियों को सुविधा देनी है, हमने प्राइवेट गाड़ियों से अच्छी रोडवेज की गाड़ियाँ तैयार करनी हैं, हमने समय का निश्चित स्थान करना है। और मैं समझता हूँ कि जो भी कमियाँ होंगी, बहुत सी कमियाँ हैं जो मेरे संज्ञान में आई है, उन कमियों को हम दूर करके हम रोडवेज को ठीक करने का प्रयास करेंगे। सर, समाज कल्याण भी आपके पास है, और वहीं सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जो कि वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करी। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले पेंशन बढ़ाने के लिए कहा था, और जिस परिवार में एक वृद्ध को या वृद्धा को मिलता था, वृद्ध और वृद्धा दोनों को पेंशन देने का घोषणा की थी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी 2-3 दिन पहले ये दोनों शासनादेश हो गए हैं, इसके लिए मैं अपने लोगों को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो कोरोना सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया वो है हमारे पर्यावरण मित्र। पर्यावरण मित्र को भी कम से कम 15,000 रुपये वेतन मिले, ऐसा शासनादेश भी हम लोगों ने कर दिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। सर, खादी ग्रामोद्योग भी आपके पास है, और जिस तरीके से वर्तमान में खादी की स्थिति है, तो काफ़ी जो है उतनी स्थिति सही नहीं है इस वक्त, अगर खास तौर पर देखा जाए। क्या कुछ आपकी तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में? सर देखिए, खादी और ग्रामोद्योग मेरा रुचिकर विषय है। मैंने खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई से, नासिक से प्रशिक्षण लिया है, और सौभाग्य से मेरे पास खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी है और लघु और ग्रामीण उद्योग भी है। मैं चाहता हूं कि अपने पर्वतीय क्षेत्र में अगर पलायन को रोकना है, तो हमारे स्थानीय जो हमारे बेरोजगार हैं, उनको यहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और गृह उद्योग के माध्यम से हम महिलाओं को, अपनी बहनों को यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं। यदि हमारा रोजगार होगा तो पलायन भी रुकेगा, हमारी आर्थिकी भी बढ़ेगी, और जो मेरा विभाग है वो विभाग की योजनाएं भी मैं लोगों तक ले जाने का काम करूँगा। वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग में बहुत काम है, परंतु जैसे हमारी हुलील स्कीम है, गांधी जी ने बागेश्वर जनपद को ऊन का सागर कहा है, मगर आज ऊन की योजनाएं बंद पड़ी है। हाल लुधियाना से कैश्मीर आ रहा है। मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो मेरिनो ऊन है, जो यहाँ का स्थानीय ऊन है, उसके हमारे जो कार्डिंग प्लांट बंद हैं, उनको मैं परीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि खादी और ग्रामोद्योग गांधी आश्रम के माध्यम से
और जो हमारे अपने भी शोरूम हैं उनके माध्यम से खादी को बढ़ावा देने के लिए जो भी योजनाएं बनानी पड़ेगी उनको बनाऊंगा। सर, छात्र कल्याण और युवा कल्याण की आपने बात करी, स्वरोजगार के तहत किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में, जो कि बेरोजगारी का स्तर भी कहीं ना कहीं हावी है, तो स्वरोजगार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण ही अंग है, मगर पर्वतीय क्षेत्र में हमारे जो कृषि से संबंधित उद्योग है, जो हमारे फल से उद्योग संबंधित हैं, जो हमारे जड़ी बूटी के उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग थे जिन पर बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। मात्र 2-3 योजनाएं हमारी चल रही हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, अपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हमारे ग्रोथ सेंटर भी चल रहे हैं। मैंने विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि हमको नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे, हमको नए योजनाएं लानी पड़ेगी और वो योजनाएं हम सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध कराएं। कम से कम परेशानी हो, विभागों के चक्कर न काटने पड़े और उनको उद्यम लगाने में सुविधा हो। सर, आखिरी प्रश्न मैं करूंगा कि जो कि 4 डिपो का विलय होना था, लेकिन आपके द्वारा त्वरित ही स्थगित कर दिया गया इस कार्यक्रम को, तो सर आखिर वजह क्या रही और किस तरीके से देख रहे हैं, आखिर यह विलय कब तक होगा या क्या कुछ संभावना है सर? मैंने जब विभाग से चर्चा करी और कई मित्रों ने भी हमारे दूरभाष से हमसे बात करी, सुबह मैंने समाचार पत्र पे समाचार पढ़ा। मैंने किसी भी राजनीतिक दबाव में ना कर अपने जनप्रतिनिधि की बात तो सुनी, मगर उनसे पहले मैंने त्वरित निर्णय ले लिया कि चारों डिपो के शासनादेश जो थे उनको मैंने तत्काल ढंग से मैंने स्थगित करने के आदेश दिए। जब मुझे ज्ञात हुआ कि अक्टूबर में कोई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय हुआ, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा यदि अक्टूबर में निर्णय हो तो इसको लागू कर देना चाहिए था। यदि नई सरकार के गठन के बाद ये निर्णय लागू हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए था। ये गंभीर अनियमितता है, इसलिए मैंने गंभीरता लेते हुए इस आदेश को स्थगित कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री चंदन रामदास, जिनके द्वारा समाज कल्याण के साथ ही खादी ग्रामोद्योग के बारे में भी तमाम जानकारियाँ साझा की गई और अन्य अपडेट भी लगातार आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़।